जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम शुरू करने वाले हैं आज जेपीएससी क्विक रिवीजन के रूप में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल। बता दें कि आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के स्पेशल 25 क्वेश्चंस को, और ये सेट आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आप अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं, और सभी चीज़ों को हम समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। और आज का पहला सवाल है कि सर अल्टर्न इतिहास लेखन किससे संबंधित है। सर अल्टर्न इतिहास लेखन में किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन है अभिजाति वर्ग, राज परिवार, धार्मिक वर्ग या सामान्य जनता से। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सामान्य जनता से। बता दें कि सर अल्टर्न जो थे वो इतिहास लेखन जो है वो सामान्य जनता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा कितने भागों में बटा हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं या पुस्तक होते हैं जो कई भागों में, अलग अलग भागों में बटे होते हैं। उसी तरह से अगर बात करें अबुल फजल की अकबरनामा, तो यह लगभग, अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 3 भागों में यह बटा हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि अकबरनामा जो है वो अबुल फजल द्वारा कृत है, वह कितने भागों में बटा हुआ है, तो याद रखेंगे यह 3 भागों में बटा हुआ है। आगे चलते हैं। इसका अगला सवाल है मुंतखब उत त्वारिख का लेखक कौन है। पुस्तक है मुंतखब उत त्वारिख, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अब्दुल कादिर बदायूनी। आपको बता दें कि कई बार आपको सिर्फ बदायूनी ही लिखा मिलेगा, सिर्फ बदायूनी ही देखने को मिलता है, लेकिन कई बार आपको क्या है कि इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो याद रखेंगे अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बर्नियर मूलतः था। तो बर्नियर किस क्षेत्र से संबंधित था। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बर्नियर जो एक मुख्य रूप से इतिहास में अगर देखा जाए तो यह एक मुख्य रूप से चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे। आपको कमेंट करके बताना कि बर्नियर किस राजा के दरबार में रहते थे। बर्नियर जो है वो किस राजा के दरबार में रहते थे। आपको कमेंट करके बताना है कि बर्नियर किस राजा के दरबार में ये प्रमुख चिकित्सक के रूप में कार्यरत उस समय रहते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी चिकित्सक के रूप में। अगला सवाल है सुलह ए कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया था। सुलह ए कुल नीति, इस नीति का पालन जो है वो किस मुगल सम्राट ने किया था। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या अकबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अकबर के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर के द्वारा ही सुलह ए कुल नीति का पालन मुगल सम्राट के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। इसमें अगला सवाल है अकबर को शिक्षा प्रदान करने वाले सुन्नी शिक्षक थे मुनीम खान, उसके अन्य शिया शिक्षक कौन थे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अकबर के शिक्षकों, क्योंकि अगर बात करें मुगल काल में, तो मुगल काल की अगर बात करें तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा सवाल जो देखने को मिलता है वो अकबर से संबंधित मिलता है। तो इसलिए अकबर से ज़्यादातर सवाल बनते हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को और सभी फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे। अकबर को शिक्षा प्रदान करने वाले सुन्नी शिक्षक जो थे वो थे मुनीम खान। अब यहाँ से पूछा जा रहा है एक उनके शिया शिक्षक भी थे, तो शिया शिक्षक का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ जो थे ये इनके अकबर की अगर बात करें तो शिया शिक्षक थे। वहीं अगर सुन्नी शिक्षक की बात करें तो सुन्नी शिक्षक का नाम मुनीम खान था। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण के किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण के किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे दक्षिण की बात की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अहमदनगर। याद रखेंगे अहमदनगर में ही सबसे पहले अकबर ने दक्षिण में जो है वो इस राज्य पर विजय किया था, विजय प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अहमदनगर। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है जहांगीर ने राज्याभिषेक के पश्चात कितने फरमान जारी किए थे।
कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है कि जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फरमान जारी किए थे, उनमें से कितना फरमान था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कुल 12 फरमान जो है वो जारी किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जहांगीर ने राज्याभिषेक जब होता है उसके बाद उन्होंने 12 कुल फरमान जारी किए थे। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्रोह औरंगजेब के समय में नहीं हुआ? तो यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विद्रोह जो है वो औरंगजेब के समय में नहीं हुआ है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार सवाल जो हमसे पूछता है कि नहीं हुआ है, हमको लगता है कि शायद औरंगजेब के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था, और इस सवाल हम पूरा पढ़ते नहीं तो वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बुंदेल। इसका सही आंसर होगा बुंदेल। बुंदेल जो है औरंगजेब के समय में विद्रोह नहीं हुआ था। बाकी के जाट, सिख और सतनामी, ये तीनों विद्रोह जो है ये औरंगजेब के समय में हुआ था। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, शाहजहां ने निम्न में से किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सका? आपको बताना है कि शाहजहां इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिस पर कभी वो विजय प्राप्त नहीं कर सके? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मालवा क्षेत्र पर। मालवा क्षेत्र पर बता दें कि शाहजहां जो है वो कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। बाकी के अहमदनगर, कंधार, ये सब आपको याद रखना है, ये सब मुगल के क्षेत्र में या अधिकार में था। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह क्या थे? ऑप्शन है निरंकुश, उदारवादी, प्रजातांत्रिक या प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी। याद रखेंगे, मुगल मुख्य रूप से जितने भी मुगल बादशाह हुए, अगर बात करें इतिहास में तो कुल 15 मुगल बादशाह की चर्चा की जाती है। कुल 15 ऐसे मुगल शासक थे। हालांकि इसमें प्रमुख शासकों में अगर बात करें तो वो कुछ वही 7 से 8 आपके ज़्यादा प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर पूछा जाए कि मुगल में कुल कितने शासक हुए, तो लगभग 15 शासक हुए थे कुल शासकों में। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 का डी हो जाएगा, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी। अगला सवाल है, शिवाजी के अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल में सर्वोच्च था। तो शिवाजी के अष्टप्रधान ये नामक मंत्रिमंडल था, अष्टप्रधान, उसमें सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पेशवा। पेशवा जो था उस समय का, उस मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान जो नामक मंत्रिमंडल था उसमें सर्वोच्च अधिकारी के रूप में अगर बात करें तो पेशवा के रूप में देखने को मिलता था। अगला सवाल है, शिवाजी का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? क्वेश्चन है, शिवाजी का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? ऑप्शन है 3, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कुल 4 प्रांतों में विभक्त था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 4। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, मुगल काल में शाही कारखानों की देखभाल का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का था? मुगल काल में शाही कारखानों की देखभाल का उत्तरदायित्व किस अधिकारी को था? वजीर, मीर बख्शी, खान ए समा या प्रधान काजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी खान है समा। खान ए समा होगा। खान ए समा जो है इस मुगल काल में शाही कारखानों की जो देखभाल करने का उत्तरदायित्व जो जिस अधिकारी को दिया जाता था उसे खान ए समा के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर कीजिए, सरा के विशेषज्ञ को किस नाम से पुकारा जाता था? सरा के विशेषज्ञ को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सुदूर के नाम से पुकारा जाता था। तो अगर पूछा जाए कि सरा के विशेषज्ञ को किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सुदूर। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदारी प्रथा के बारे में आपको पता होगा, साथ ही साथ किसके द्वारा लागू की गई थी ये आपको पता होगा, लेकिन इसकी उत्पत्ति अगर पूछ लिया जाए कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी या कहाँ से हुई थी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मध्य एशिया से। मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो मध्य एशिया से हुई थी। आपको कई बार सवाल पूछा जाता है कि इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी?
तो इक्तादारी प्रथा जो है इसकी शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, इस प्रथा की शुरुआत, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अब याद रखेंगे, ई से इक्तादारी और ई से इल्तुतमिश, ये दोनों वर्ड कॉमन वर्ड है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। इक्तादारी प्रथा जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। बाकी मनसबदारी प्रथा ये सब के बारे में तो आपको हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, ये सबको पता होगा, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये मध्य एशिया से हुआ है। मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी पद्धति कब आरंभ की गई, तो आपको याद रखना है कि मुगल शासन व्यवस्था में तो सबसे पहले तो मनसबदारी प्रथा किस समय काल में हुआ, तो मुगल शासन व्यवस्था में हुआ था, मुगल काल में हुआ था। अब पूछा जाए कि कब इसकी आरंभ होती है, तो 1566 में जो है वो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो याद रखेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक या किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि किस मुगल शासक के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी, किस मुगल शासक के द्वारा, किस मुगल शासक के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर, और आज का अगला सवाल है, अकबर ने किस वर्ष प्रांतों में दीवान नियुक्त करने की प्रथा आरंभ की थी। अकबर ने किस वर्ष प्रांतों में दीवान नियुक्त करने की प्रथा आरंभ की थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में अकबर ने प्रांतों में, अब यहाँ पे याद रखना है कि प्रांतों में दीवान नियुक्त करने की प्रथा आरंभ किसने की थी, तो अकबर के द्वारा। कब किया था, तो 1580 ईस्वी में। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है, दहसाला बंदोबस्त किस मुगल सम्राट ने लागू किया था। दहसाला बंदोबस्त, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा गया है कि दहसाला बंदोबस्त किस मुगल सम्राट से संबंधित है, या किस मुगल सम्राट ने लागू किया था दहसाला बंदोबस्त। तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ से कई बार एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा ही दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अकबर। अगला सवाल है कि पोलज भूमि होती थी। पोलज भूमि की अगर बात करें तो यह किस तरह का एक भूमि के रूप में देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष कृषि हेतु जो उपयोग की जाने वाली भूमि होती थी उसे पोलज भूमि के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष की कृषि हेतु उपयोग में लाया गया भूमि, इसे पोलज भूमि के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, वह कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदी कविताओं की रचना की। तो हिंदी कविताओं की रचना किस मुगल शासक के द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जहांगीर। बता दें कि जहांगीर के शासनकाल में हिंदी कविताओं की रचना की गई है। तो इसका सही आंसर होगा, हालांकि अगर पूछा जाए कि मुगलों की मुख्य रूप से कौन सी भाषा थी, तो मुगल शासन के समय में मुख्य भाषा जो माना जाता था वो था फारसी। फारसी में ज़्यादातर आपको जितने भी मिलेंगे ग्रंथ उस समय के, वो ज़्यादातर जो थे वो या तो अनुवाद किया जाता था फारसी में, या तो फिर लिखा जाता था। तो वो ज़्यादा या तो फारसी, और जो कुछ फारसी से बचता था वो फिर उर्दू वगैरह में लिखा जाता था। लेकिन हिंदी कविताओं में रचना अगर बात करें कि हिंदी कविताओं की रचना जो किया गया था वो जहांगीर के शासनकाल में की गई थी। तो इसका याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जहांगीर। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल शासक के समय में हुआ। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल शासक के समय में हुआ था। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी शाहजहां। याद रखेंगे, शाहजहां के शासनकाल में ही उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। बता दें कि मुगल शासनकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण शासक थे, खास करके अगर बात करें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बाबर, ये 4-5 ऐसे शासक थे जिनके काल में कह सकते हैं कि बहुत सारे जो ग्रंथ थे, पुराने ग्रंथ थे या प्राचीन ग्रंथ थे या जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उनका अनुवाद बहुत ज़्यादा हुआ था। और साथ ही साथ कई सारे, अगर बात करें जीवनी की बात करें, जैसे बाबरनामा की बात करें या तो तुजो के जहांगीरी की बात करें, तो बाबरनामा तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि बाबरनामा के लेखक कौन थे। तो बाबरनामा का लेखक जो है वो बाबर ने स्वयं लिखा था।
जबकि तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा और बाबर ने, ये दो ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। बाकी के अगर बात करें अकबर की आत्मकथा, अकबर की आत्मकथा अगर बात करें कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूं नामा, हुमायूं नामा इसके लेखक कौन थे, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। तो गुलबदन बेगम और अबुल फजल, अबुल फजल जो है वो अकबर की जो है रचना की थी, और हुमायूं नामा के लेखक जो है वो ये गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। जबकि बाबर नामा अपने स्वयं बाबर के द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद अगर बात करें जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है आगरा और फतेहपुर सिकरी, आगरा और फतेहपुर सिकरी मिलकर लंदन से बड़े थे, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? दरअसल उसमें बोला जाता था कि आगरा और फतेहपुर सिकरी ये दो ऐसे स्थान हैं, अगर इन दोनों स्थान को मिला दिया जाए तो यह लंदन से भी बड़ा था। तो यह कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मानसरेट का। मानसरेट के द्वारा यह बोला गया था कि आगरा और फतेहपुर सिकरी यह लंदन से जो है वो बड़े स्थान थे उस समय के शासनकाल में। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है किस मुगल सम्राट ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था? तो यहाँ से आपको सही आंसर इसका बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव, सिखों के अगर बात करें तो ये सिखों के कौन से गुरु थे? तो सिखों के ये 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। जबकि गुरु नानक देव अगर बात करें, गुरु नानक की बात करें तो वो सिख धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है गुरु नानक। और उनके जो कह सकते हैं कि गुरु नानक इनके बाद अगर बात करें, गुरु नानक के बाद इनके जो गद्दी पर या इनके पद पर जो बैठे थे वो था गुरु अंगद, जो आगे चलकर लहना के नाम से भी जाना जाता था, गुरु अंगद। तो गुरु अंगद ये कह सकते हैं कि इनके बाद गुरु नानक के बाद जो है उनके पदभार जो संभाला था वो गुरु अंगद के द्वारा संभाला गया था। साथ ही साथ सिखों के 10वें गुरु अगर बात करें तो गुरु गोविंद सिंह वो सिखों के अंतिम गुरु और सिखों के 10वें गुरु के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ एक सिख गुरु और आपको याद रखना है, तेग बहादुर सिखों के एक और गुरु थे, जिनका कह सकते हैं कि जिनको मारा गया था। उनका निधन जो वो किसके द्वारा किया गया था? तो उनकी मृत्यु जो है वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था, औरंगजेब के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है कि तेग बहादुर की हत्या जो है वो किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। जबकि गुरु अर्जुन देव के बारे में पूछा जाए तो ये जहांगीर होगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है और आज का ये अंतिम सवाल है, इसका कमेंट करके आप आंसर जरूर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति माना गया है? भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति को माना गया है? ऑप्शन है 5, 8, 9 या 12। तो भागवत धर्म में आपको बताना है कि कितने प्रकार की भक्ति को माना गया है। इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो और क्विक रिवीजन में आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाए, क्योंकि आज ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर हम 25 क्वेश्चंस आपको दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आगे जब लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।